नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आखिर इतना गरीब कैसे हो गया? चलिए आज इस स्रोत सामग्री के जरिए इस इतिहास की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। उस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1/4 थी। जी हाँ, 25%। सोचिए जरा, आज के जमाने में यह आंकड़ा कितना बड़ा लगता है। देखिए, एक तरफ भारत था जो धन, ज्ञान और व्यापार में सबसे आगे था, और दूसरी तरफ था यूरोप, जो उस वक्त गरीबी, बीमारियों और लगातार चल रहे युद्धों से जूझ रहा था। यही वो फर्क था जिसने आने वाले कल की कहानी लिख दी। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत को सोने की चिड़िया आखिर कहते ही क्यों थे। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये उस दौर की असलियत थी। क्या नहीं था भारत के पास? सोना, चांदी, बेशकीमती मसाले, दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा। और सिर्फ यही नहीं, ज्ञान और विज्ञान में भी एक बहुत ही उन्नत सभ्यता। यही वो खजाना था जिसने दुनिया भर की ताकतों को, खासकर यूरोप को, अपनी तरफ खींचा। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो दौर था जब व्यापार का मुखौटा पहनकर विश्वासघात की नींव रखी जा रही थी, और इसकी शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। कहने को तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। उसका सपना व्यापार से पैसा कमाना नहीं, बल्कि यहाँ की सत्ता पर कब्जा करना था। और रणनीति एकदम साफ थी। पहले व्यापार के बहाने अंदर आओ, फिर राजा महाराजाओं के बीच फूट डालो, और जैसे ही वो कमजोर पड़े उनकी सत्ता छीन लो। ये पूरी कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। 1600 के दशक में कंपनी व्यापार के लिए आई। 1757 में प्लासी का युद्ध एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, और 1857 आते आते ये सब एक बड़ी बगावत में बदल गया। एक ऐसी बगावत जो इस सिस्टमैटिक लूट के खिलाफ थी। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो भारत की आर्थिक आजादी के ताबूत में पहली कील थी। ये एक ऐसी जीत थी जो ताकत से नहीं बल्कि धोखे से हासिल की गई थी, और इसी धोखे ने भारत में एक व्यवस्थित लूट का दरवाजा खोल दिया। तो जब सत्ता हाथ में आ गई, तब शुरू हुई असली लूट। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि भारत की दौलत को निचोड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया था, एक सोची समझी आर्थिक रणनीति। इस सिस्टम के 3 बड़े और अहम कदम थे। पहला, भारत के अपने उद्योगों को पूरी तरह से तबाह कर दो। दूसरा, लोगों पर इतने भारी टैक्स लगाओ कि उनकी कमर टूट जाए। और तीसरा, देश की सारी संपत्ति को यहां से निकालकर ब्रिटेन ले जाओ। सबसे पहली और सबसे गहरी चोट की गई भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग पर। यहां के कारीगरों पर ऐसे ऐसे जुल्म किए गए कि वो कोई कंपटीशन ही ना दे सके। मकसद एकदम साफ था, भारत जो अब तक चीजें बनाकर दुनिया को बेचता था, उसे एक ऐसा बाजार बना दो जो सिर्फ ब्रिटेन का बना माल खरीदे। और यहीं पर एक बहुत ही तकलीफदेह सवाल सामने आता है। क्या 18वीं और 19वीं सदी में भारत में जो भयानक अकाल पड़े, जिनमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, वो सिर्फ कुदरत का कहर थे? स्रोत सामग्री के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। ये अकाल कुदरती नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई गई नीतियों का नतीजा थे। एक तरफ लाखों लोग भूखे मर रहे थे, और दूसरी तरफ अनाज से भरे गोदामों से उसे मुनाफे के लिए विदेश भेजा जा रहा था। मतलब मुनाफा इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती था। इसी पूरी प्रक्रिया को इतिहासकारों ने एक नाम दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब दौलत का बहाव। भारत की कमाई भारत के लोगों पर, भारत के विकास पर खर्च होने की बजाय एक पाइपलाइन के जरिए सीधे ब्रिटेन भेजी जा रही थी। अच्छा, अब सवाल यह है कि यह होता कैसे था? देखिए, खेल कितना बड़ा था। भारत के लोगों से जो टैक्स वसूला जाता था, उसी से ब्रिटिश अफसरों की मोटी मोटी तनख्वाह दी जाती थी। भारत से जो पैसा कमाया जाता था, उससे ब्रिटेन में सड़कें और फैक्ट्रियां बनती थी। यहां तक कि भारत में जो रेलवे लाइन बिछाई गई, उसका भी मुख्य मकसद भारत का कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना था, ताकि उसे आसानी से बाहर भेजा जा सके। लेकिन ये लूट सिर्फ पैसे, सोने, चांदी या संसाधनों की नहीं थी। ये हमला था लोगों की आत्मा पर, उनके आत्मविश्वास पर। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता को दिमागी तौर पर गुलाम बनाने की कोशिश थी। इसके लिए हर इंस्टीट्यूशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। शिक्षा ऐसी बनाई गई जो सवाल करना न सिखाए, बल्कि हुक्म मानना सिखाए। कानून ऐसे बनाए गए जो ये पक्का करें कि अंग्रेज हमेशा बेकसूर और भारतीय हमेशा कसूरवार साबित हो।
और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाए उसे ताकत से कुचल दिया जाए ताकि लोगों के दिलों में एक डर बैठ जाए। 1857 का महान विद्रोह इसी लगातार हो रहे जुल्म और लूट के खिलाफ एक सामूहिक चीख थी। लेकिन इस चीख को, इस आवाज को इतनी बेरहमी से कुचला गया कि आगे कोई भी सिर उठाने की हिम्मत ना कर सके। स्त्रोत का ये एक वाक्य शायद इस पूरी कहानी का सार है। जिस देश ने दुनिया को शून्य दिया, उसे शून्य बना दिया गया। तो आखिर हम इस पूरी कहानी से क्या समझें? स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सबसे बड़ी और जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि भारत की गरीबी की वजह यहां संसाधनों की कमी नहीं थी, वजह थी उन संसाधनों की एक सोची समझी सिस्टमैटिक लूट। और आखिर में स्रोत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वक्त के साथ सिर्फ लूट के तरीके बदलते हैं, पर क्या लूट खुद कभी खत्म नहीं होती?